हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार से पढ़ते हैं। इसमें हम प्रथम उत्थान के प्रकरण 1 के अंतर्गत सामान्य परिचय को पढ़ रहे थे। इसका एक वीडियो पहले भी आ चुका है और उससे आगे का हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, हास्य विनोद की प्रवृत्ति इस काल के प्रायः सब लेखकों में थी। प्राचीन और नवीन के संघर्ष के कारण उन्हें हास्य के अवलंबन दोनों पक्षों में मिलते थे। जैसा कि कहा जा चुका है, हास्य विनोद की प्रवृत्ति इस काल के सभी लेखकों में थी। प्राचीन और नवीन के संघर्ष के कारण उनके हास्य के अवलंबन दोनों पक्षों में मिलते थे, प्राचीन में भी और नवीन में भी। जिस प्रकार बात बात में बाप दादों की दुहाई देने वाले, धर्म के आडंबर की आड़ में दुराचार छिपाने वाले पुराने खूसट उनके विनोद के लक्ष्य थे, उसी प्रकार पश्चिमी चाल ढाल की ओर मुंह के बल गिरने वाले फैशन के गुलाम भी। जहां प्राचीन में उन्हें बाप दादों की दुहाई देने वाले, धर्म के आडंबर की आड़ में दुराचार छिपाने वाले पुराने खूसट उनके हास्य का लक्ष्य रहते थे, वहीं नए नवीन में पश्चिमी चाल ढाल की ओर मुंह के बल गिरने वाले फैशन के गुलाम। नाटकों और निबंधों की ओर विशेष झुकाव रहने पर भी बंग भाषा की देखा देखी नए ढंग के उपन्यासों की ओर भी ध्यान जा चुका था। नाटकों और निबंधों की ओर विशेष झुकाव तो था ही, इसके साथ साथ बंग भाषा की देखा देखी, बंगला साहित्य जैसा चल रहा था उसकी देखा देखी उपन्यासों की ओर भी ध्यान जा चुका था। अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु ही निकला। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो आचार्य शुक्ल ने कहा है, अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु ही निकला था। उसके पीछे बाबू राधा कृष्ण दास ने निस्सहाय हिंदू और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान और 1 सुजान नामक छोटे छोटे उपन्यास लिखे। उस समय तक बंग भाषा में बहुत से अच्छे उपन्यास निकल चुके थे। उस समय तक जब ये उपन्यास लिखे गए तब बंग भाषा में अच्छे अच्छे उपन्यास निकल चुके थे। अतः साहित्य के इस विभाग की शून्यता शीघ्र हटाने के लिए, साहित्य में इस विभाग की अर्थात उपन्यासों की शून्यता को हटाने के लिए उनके अनुवाद आवश्यक प्रतीत हुए। इसके लिए उनके अनुवादों की आवश्यकता प्रतीत हुई। हरिश्चंद्र ने ही अपने पिछले जीवन में बंग भाषा के एक उपन्यास के अनुवाद में हाथ लगाया था। पहले अर्थात अपने साहित्यिक आरंभिक दिनों में हरिश्चंद्र ने ही बंग भाषा के उपन्यास को अनुवाद करने में हाथ लगाया था, पर पूरा ना कर सके थे। पर उनके समय में ही प्रताप नारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी ने कई उपन्यासों के अनुवाद किए। तदनंतर बाबू गदाधर सिंह ने बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी का अनुवाद किया। गदाधर सिंह ने बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी का अनुवाद किया। संस्कृत की कादम्बरी की कथा भी उन्होंने बंगला के आधार पर लिखी। इन्होंने ही संस्कृत की जो कादम्बरी की कथा थी उन्होंने बंगला के आधार पर लिखी। पीछे तो बाबू राधाकृष्ण दास, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, बाबू रामकृष्ण वर्मा आदि ने बंगला के उपन्यासों के अनुवाद की जो परंपरा चलाई वह बहुत दिनों तक चलती रही। ये बंगला के उपन्यासों का हिंदी अनुवाद करते रहे। इन उपन्यासों में देश के सर्वमान्य जीवन के बड़े मार्मिक चित्र रहते थे। प्रथम उत्थान का अंत होते होते तो अनूदित उपन्यासों का तांता बंध गया। प्रथम उत्थान का अंत होते होते, जब तक प्रथम उत्थान का अंत होता है अर्थात संवत 1950 तक, अनूदित उपन्यासों का तांता बंध गया था। पर पिछले अनुवादकों का अपनी भाषा पर वैसा अधिकार न हुआ था। जो पिछले अर्थात वाद के जो अनुवादक हुए उनको अपनी भाषा पर वैसा अधिकार न हुआ। अधिकांश अनुवादक प्रायः भाषा का ठीक हिंदी रूप देने में असमर्थ रहे। वो बंगला से जो उन्होंने अनुवाद किया हिंदी में, उसमें वो हिंदी को ठीक ठीक रूप देने में असमर्थ रहे। कहीं कहीं तो बंगला के शब्द और मुहावरे तक ज्यों के त्यों रख दिए जाते थे, जैसे कांदना, सिहरना, धू धू करके आग जलना, छल छल आंसू गिराना इत्यादि। इन अनुवादों से बड़ा भारी काम यह हुआ कि नए ढंग के सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के ढंग का अच्छा परिचय हो गया।
इन उन अनुवादों से जो अनुवाद हुए बांग्ला से हिंदी में, उनसे सबसे बड़ा काम ये हुआ कि नए ढंग के सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के ढंग का जो ढंग था उससे अच्छा परिचय हो गया और स्वतंत्र उपन्यास लिखने की प्रवृत्ति और योग्यता उत्पन्न हुई। हिंदी गद्य की सर्वतोमुखी गति का अनुमान इसी से हो सकता है कि 2500 पत्र पत्रिकाएं हरिश्चंद्र जी के जीवन काल में निकली, जिनके नाम नीचे दिए जाते हैं। हिंदी गद्य की सर्वतोमुखी गति का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 2500 पत्र पत्रिकाएं हरिश्चंद्र के जीवन काल में निकली, जिनके नाम नीचे दिए जाते हैं। हरिश्चंद्र जी के जीवन काल में निकली, जिनके नाम नीचे दिए जाते हैं। एक अल्मोड़ा अखबार, संवत 1928, संपादक पंडित सदानंद सलवास। हिंदी दीप्ति प्रकाश, कलकत्ता 1929, कार्तिक प्रसाद खत्री। बिहार बंधु, संवत 1929, केशव राम भट्ट। सदादर्श 1931, लाला श्रीनिवास दास। काशी पत्रिका 1933, बाबू बलदेव प्रसाद बीए, शिक्षा संबंधी मासिक पत्रिका थी काशी पत्रिका। भारत बंधु 1933, तोताराम अलीगढ़। भारत मित्र, कलकत्ता, संवत 1934, रुद्रदत्त। मित्र विलास, लाहौर से 1934, कन्हैयालाल। हिंदी प्रदीप, प्रयाग 1934, पंडित बालकृष्ण भट्ट, मासिक पत्रिका थी ये हिंदी प्रदीप, जो कि प्रयाग से निकलती थी। आर्य दर्पण, शाहजहांपुर 1934, मुंशी बख्तावर सिंह। सार सुधानिधि, कलकत्ता 1935, सदानंद मिश्र। उचित वक्ता, कलकत्ता 1935, दुर्गा प्रसाद मिश्र। सज्जन कीर्ति सुधाकर, उदयपुर 1936, वंशीधर। भारत सुदशा प्रवर्तक, फर्रुखाबाद 1936, गणेश प्रसाद। आनंद कादम्बिनी, मिर्जापुर 1938, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, मासिक पत्रिका थी ये। देश हितैषी, अजमेर 1936। दिनकर प्रकाश, लखनऊ 1940, रामदास वर्मा। धर्म दिवाकर, कलकत्ता 1940, देवी सहाय। प्रयाग समाचार 1940, देवकीनंदन त्रिपाठी। ब्राह्मण, कानपुर 1940, प्रताप नारायण मिश्र। शुभचिंतक, जबलपुर 1940, सीताराम। सदाचार मार्तंड, जयपुर 1940, लाल चंद शास्त्री। हिंदुस्तान इंग्लैंड 1940, राजा रामपाल सिंह, दैनिक। पीयूष प्रवाह, काशी 1941, अंबिका दत्त व्यास। भारत जीवन, काशी 1941, रामकृष्ण वर्मा। भारतेंदु, वृंदावन 1941, राधाचरण गोस्वामी। कविकुल कंज, दिवाकर, बस्ती 1941, रामनाथ शुक्ल। इसमें से ये भारतेंदु, पीयूष प्रवाह, ब्राह्मण, आनंद कादम्बिनी, ये मिर्जापुर से। सार सुधानिधि, हिंदी प्रदीप, भारत मित्र, भारत बंधु। भारत मित्र, भारत बंधु, सदादर्श आदि पत्रिकाएं इंपॉर्टेंट हैं। ये कहाँ से निकलती थी और किसके संपादकत्व में निकलती थी, ये आप ध्यान रखिए। इनमें से अधिकांश पत्र पत्रिकाएं तो थोड़े ही दिन चलकर बंद हो गईं, पर कुछ ने लगातार बहुत दिनों तक लोक हित साधन और हिंदी की सेवा की। जैसे इसमें से कुछ पत्रिकाएं ऐसी थीं जो कुछ ही समय चलकर बंद हो गईं और कुछ लंबे समय तक चलती रहीं। बिहार बंधु, भारत मित्र, जैसे बिहार बंधु, भारत मित्र, भारत जीवन, उचित वक्ता, दैनिक हिंदुस्तान, आर्य दर्पण, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप। मित्र विलास सनातन धर्म का समर्थक पत्र था, जिसने पंजाब में हिंदी प्रचार का बहुत कुछ कार्य किया था। मित्र विलास सनातन धर्म का समर्थक पत्र था और इसने पंजाब में हिंदी प्रचार में बहुत योगदान दिया। ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप और आनंद कादम्बिनी साहित्यिक पत्र थे, जिनमें बहुत सुंदर मौलिक गद्य प्रबंध और कविताएं निकला करती थीं। इन पत्र पत्रिकाओं को बराबर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
ये जो पत्रिकाएं निकलती थीं तो इनके लिए आर्थिक कठिनाइयां रहा करती थीं। आर्थिक साधन तब इतना हो नहीं पाता था, धन इनके लिए एकत्र नहीं हो पाता था जिससे कि ये सुचारू रूप से निकाली जा सके। हिंदी प्रदीप को कई बार बंद होना पड़ा और आर्थिक संकट की वजह से हिंदी प्रदीप पत्रिका को कई बार बंद होना पड़ा। ब्राह्मण संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र को ग्राहकों से चंदा मांगते मांगते थक कर कभी कभी पत्र में इस प्रकार याचना करनी पड़ती थी। जो ब्राह्मण के संपादक थे पंडित प्रताप नारायण मिश्र, वो ग्राहकों से चंदा मांगते मांगते कभी कभी इतना थक जाया करते थे कि वो फिर पत्र में इस प्रकार याचना छपा देते थे। आठ मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। ये दक्षिणादान अर्थात ये जो पत्रिकाएं थी इनके लिए चंदा मांगने की ये याचना है। बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने हिंदी संवाद पत्रों के प्रचार के लिए बहुत कुछ उद्योग किया। बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री जो थे उन्होंने हिंदी के संवाद पत्रों के लिए बहुत प्रयास किया। उन्होंने संवत 1928 में हिंदी दीप्ति प्रकाश नाम का एक संवाद पत्र और प्रेम विलासिनी नाम की एक पत्रिका निकाली थी। उस समय हिंदी संवाद पत्र पढ़ने वाले थे ही नहीं। पाठक उत्पन्न करने के लिए बाबू कार्तिक प्रसाद ने बहुत दौड़ धूप की। उस समय संवाद पत्र पढ़ने वाले पाठक नहीं थे, इसके लिए बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने बहुत दौड़ धूप की। लोगों के घर जा जाकर वे पत्र सुना तक आते थे। इतना सब करने पर भी उनका पत्र थोड़े दिन चलकर बंद हो गया। संवत 1934 तक कोई अच्छा और स्थायी साप्ताहिक पत्र नहीं निकला था। अतः संवत 1934 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र, पंडित छोटू लाल मिश्र, पंडित सदानंद मिश्र और बाबू जगन्नाथ प्रसाद खन्ना के उद्योग से कलकत्ते में भारत मित्र कमेटी बनी और भारत मित्र पत्र बड़ी धूमधाम से निकला। संवत 1934 में कौन कौन थे इस कमेटी में? पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र, पंडित छोटू लाल मिश्र, पंडित सदानंद मिश्र और बाबू जगन्नाथ प्रसाद खन्ना। इनके प्रयास से कौन सी कमेटी बनी? भारत मित्र कमेटी। और यहीं से भारत मित्र पत्र बड़ी धूमधाम से निकला, जो बहुत दिनों तक हिंदी संवाद पत्रों में एक ऊंचा स्थान ग्रहण किए रहा। अपना ऊंचा स्थान लिए रहा। प्रारंभ काल में जब पंडित छोटू लाल मिश्र इसके संपादक थे, तब भारतेंदु जी कभी कभी इसमें लेख दिया करते थे। प्रारंभ में शुरुआती दिनों में जब छोटू लाल मिश्र इसके संपादक थे, तब भारतेंदु जी भी कभी कभी इसमें लेख दिया करते थे। उसी संवत में लाहौर से मित्र विलास नामक पत्र पंडित गोपीनाथ के उत्साह से निकला। उसी संवत में 1934 में ही मित्र विलास नामक पत्र पंडित गोपीनाथ के उत्साह से निकला। इसके पहले पंजाब में कोई हिंदी पत्र न था। इससे पहले पंजाब में कोई हिंदी पत्र नहीं निकलता था। केवल ज्ञान प्रदायिनी नाम की एक पत्रिका उर्दू हिंदी में बाबू नवीन चंद्र द्वारा निकलती थी, जिसमें शिक्षा और सुधार संबंधी लेखों के अतिरिक्त ब्रह्मो मत की बातें रहा करती थी। इससे पहले कोई पत्र पंजाब से नहीं निकलता था। केवल एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था ज्ञान प्रदायिनी, जिसे नवीन चंद्र बाबू हिंदी और उर्दू में निकालते थे और जिसमें शिक्षा और सुधार संबंधी बातों के अतिरिक्त ब्रह्म मत की बातें रहा करती थी। उसके पीछे जो हिंदी बांधव निकला उसमें भी उर्दू और हिंदी दोनों रहती थी। इसके बाद में हिंदी बांधव निकला, उसमें भी हिंदी और उर्दू दोनों रहती थी। केवल हिंदी का एक भी पत्र ना निकला, केवल हिंदी का कोई भी पत्र ना निकला। दोनों में हिंदी और उर्दू दोनों थी। कवि वचन सुधा की मनोहर लेख शैली और भाषा पर मुग्ध होकर ही पंडित गोपीनाथ ने मित्र विलास निकाला था। कवि वचन सुधा से प्रभावित होकर, इसकी मनोहर लेखन शैली और भाषा पर मुग्ध होकर ही पंडित गोपीनाथ ने मित्र विलास निकाला था, जिसकी भाषा बहुत सुष्ठु और ओजस्विनी होती थी। भारतेंदु के गोलोकवास पर बड़ी ही मार्मिक भाषा में इस पत्र ने शोक प्रकाश किया था और उनके नाम का संवत चलाने का आंदोलन उठाया था। जब भारतेंदु जी की मृत्यु हुई तो इस पत्र में शोक प्रकाश किया गया था बहुत ही मार्मिक भाषा में, और उनके नाम का संवत चलाने का आंदोलन उठा था। इसके उपरांत संवत 1935 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र के संपादन में उचित वक्ता और पंडित सदानंद मिश्र के संपादन में सार सुधा निधि, ये दो पत्र कलकत्ते से निकले।
और इसके बाद मित्र विलास के बाद 1935 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र के संपादन में उचित वक्ता और पंडित सदानंद मिश्र के संपादन में सार सुधानिधि, ये 2 पत्र कलकत्ते से निकले। इन दोनों महाशयों ने बड़े समय पर हिंदी के एक बड़े अभाव की पूर्ति में योग दिया। दुर्गा प्रसाद मिश्र और सदानंद मिश्र ने, इन दोनों महाशयों ने बड़े समय पर बहुत मौके से हिंदी के एक बड़े अभाव की पूर्ति में योग दिया। पीछे काला कांकर के मनस्वी और देशभक्त राजा रामपाल सिंह जी अपनी मातृभाषा की सेवा के लिए खड़े हुए और संवत 1940 में उन्होंने हिंदुस्तान नामक पत्र इंग्लैंड से निकाला। बाद में काला कांकर के जो मनस्वी और देशभक्त राजा रामपाल सिंह थे, वे अपने मातृभाषा की सेवा के लिए खड़े हुए और उन्होंने इंग्लैंड से संवत 1940 में हिंदुस्तान नामक पत्र निकाला। भारतेंदु के गोलोकवास के पीछे संवत 1942 में यह हिंदी दैनिक के रूप में निकला और भारतेंदु के गोलोकवास के बाद 1942 में ये दैनिक रूप में निकला और बहुत दिनों तक चलता रहा। इसके संपादकों में देश पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बाबू बाल मुकुंद गुप्त ऐसे लोग रह चुके हैं। हिंदुस्तान के संपादकों में परम पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बाबू बाल मुकुंद गुप्त आदि रह चुके हैं। बाबू हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही अर्थात मार्च सन 1884 ईस्वी में बाबू रामकृष्ण वर्मा ने काशी से भारतीय जीवन पत्र निकाला। जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जीवित थे, उन्हीं के जीवन काल में ही मार्च सन 1884 में बाबू रामकृष्ण वर्मा जो थे, उन्होंने भारतीय जीवन पत्र निकाला। और कहाँ से निकाला? काशी से। इस पत्र का नामकरण भारतेंदु ने ही किया और इस पत्र का नामकरण जो कि भारतीय जीवन था, ये नामकरण भारतेंदु जी ने ही किया था। फ्रेंड्स, प्रथम उत्थान के अंतर्गत सामान्य परिचय यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे हम प्रकरण 2 के अंतर्गत गद्य साहित्य का प्रवर्तन पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा जो हिंदी साहित्य से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इस पुस्तक के सभी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप जाकर देख सकते हैं और अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये पुस्तक सभी हिंदी साहित्य से तैयारी करने वालों के लिए समान रूप से उपयोगी है और ऐसा कोई भी छात्र नहीं होगा जो हिंदी साहित्य से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य से परिचित ना हो। परंतु ये पुस्तक कुछ क्लिष्ट है, इसलिए सभी विद्यार्थी इस मूल पुस्तक को पढ़ने से थोड़ा बचते रहते हैं, नोट्स वगैरह चाहते हैं। परंतु यदि आप ये वीडियोस देखेंगे तो थोड़े थोड़े समय के वीडियो है, लेकिन आपको पूरी पुस्तक समझ में आ जाएगी और आप जैसे चाहें नोट्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।